हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन जो नेमराज जी सुंडा की बुक थी उसके अपन एनालिसिस कर रहे थे, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अपन ने एनालिसिस कर ली थी। तो अपन एग्रोनॉमी का जो स्टार्ट कर रखे थे, आज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है ह्यूमिडिटी को लेकर। तो अपन ह्यूमिडिटी को कैसे आसानी भाषा में देख सकते हैं, उसको कैसे याद कर सकते हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो बीच में कुछ समस्या अपन वीडियोस वगैरह डाल नहीं पाए कुछ समस्या कारण, लेकिन आप कंटिन्यू रखेंगे, है ना, कि आपके वीक के अंदर एक या दो वीडियो आपको कंपलसरी मिल जाएंगे। तो आप बने रहिएगा अपने वीडियो के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें ह्यूमिडिटी की कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। आर्द्रता का अर्थ है वायुमंडल में जल वाष्प की, जो कि वाटर है ना, जो वेपर फॉर्म में पाया जाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अपन बरसात वगैरह होती है तो अपने एक चिपचिपा सा पदा ऐसा लगता है शरीर में, बॉडी में, कि चिपचिपापन आ गया होगा ना। ये कूलर की वजह से, कई बार एडजॉस्ट का सिस्टम नहीं होता रूम के अंदर, तो कूलर चलने की वजह से एडजॉस्ट नहीं हो पाती है हवा, तो वहाँ पे भी एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बन जाती है और अपने को चिपचिपा सा महसूस होता है। वही क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, कि जो आपका जल है वो वेपर फॉर्म में कितना उपस्थित है ना, उसे ही अपन क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी। लेकिन यह भी तीन प्रकार की होती है ना। अगर मैं बात करूँ कि एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसे अपन परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, है ना, परसेंटेज के अंतर्गत व्यक्त किया जाएगा। और जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उसके अंदर हवा में मौजूद जल वाष्प के आपके जो कि वेपर फॉर्म में के अंदर का आपके एयर के अंदर कितना वेपर फॉर्म में वाटर है ना, कितना तो है, और उसको यानी कि संतृप्त करने के लिए, यानी कि आपको सेचुरेट करने के लिए कितनी वाष्प की और आवश्यकता है, तो उसको अगर अपन करेंगे डिवाइडेड बाई 100 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, सापेक्ष आर्द्रता आ जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन जाती है, वो ये बन जाती है कि जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको व्यक्त करते हैं, तो वो आपको करते हैं परसेंटेज के अंतर्गत। ये आपके सुपरवाइजर WAO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ। यहाँ ज्ञात करने में सबसे सरल यही है, ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे सरल होता है, और ज़्यादातर ये कृषि के लिए उपयोगी होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है और एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। तीन ही प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है आपकी, एक तो सापेक्ष, एक पूर्ण आर्द्र और एक विशिष्ट। पूर्ण आर्द्र को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट के लिए कुछ खास पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके लिए आपको जो इसकी इकाई है वो याद रखना है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। तो मीटर क्यूब के अंतर्गत आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट, है ना। और इसके अलावा मैं बात करूँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक अगर आपके पास में ज़्यादा भारी चीज़ होगी वो एक स्पेसिफिक जगह पड़ी रहेगी। जैसे कि आपके पास में कोई 5 किलो का पत्थर है तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे पड़ा रहेगा, है ना। तो ग्राम केजी के अंदर याद रखना कि अगर केजी में आ रहा है ना तो वो स्पेसिफिक के लिए आएगा ना। भारी चीज़ हमेशा स्पेसिफिक चीज़ के लिए आती है ना। तो ऐसे कोरिलेट करके याद करोगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पहुँच ले जाते हैं, ये इकाइयाँ, तो वो आप आसानी से कर पाओगे कि डिफरेंस, कि आपने रिलेटिव की बात की, अपन कोई भी रिलेटिव चीज़ें होती हैं वो परसेंटेज में होती है, यहाँ 100, 50, 60 ऐसे, है ना, रिलेटिव करके परसेंटेज में याद रखना। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक होगी तो वो किलो के अंदर होगी, तो किलो से याद रखना। और जो आपकी एब्सोल्यूट बचती है वो ग्राम मीटर क्यूब के अंतर्गत हो जाएगी। तो आई होप इससे आप आसानी से भी क्या है, क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आपके पास में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा के प्रकार। तो वर्षा किसे कहते हैं, पहली चीज़ तो ये। तो वर्षा के अंतर्गत आपके दिए गए वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 से अधिक या 6 mm तक होता है ना। 0.5 से अधिक होता है ना, ये याद रखना, 0.5 से, और 6 mm से क्या होता है, कम होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, वर्षा कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी थी बूंदाबांदी या ड्रिजल। अपन ड्रिजल किसे कहेंगे, ड्रिजल। अब बूंद का याद रखना, आपको 0.5 याद रखना है मैक्सिमम, है ना, कि 0.5 से क्या होगी, आपके आकार में बड़े होंगे ये, कौन सी, रेन। लेकिन अगर 0.5 से कम आते हैं अपन, तो 0.2 से 0.5 mm तक के होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, ड्रिजल कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका AO के अंतर्गत 2016 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूँ, आपके सामने एक और टर्मिनोलॉजी आती है, नेक्स्ट आती है हिमपात या स्नोफॉल। स्नोफॉल किसे कहते हैं, आपको स्नोफॉल बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है, कि जैसे ऊपर आसमान से बारिश हो रही है, बर्फ़ की, है ना, बर्फबारी हो रही है, बारीक बारीक स्नो हो रही है ना, तो एकदम वो ही होता है इसके अंदर, हल्के बर्फ़ के टुकड़े जो कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये याद रखना आप, ऊर्ध्वपातन की क्रिया से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं अपन, स्नोफॉल कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ ड्यू,
ड्यू ओस क्या होती है कि आपने कभी पत्तों के ऊपर या कभी आपने फील्ड के अंदर गए होंगे या फिर आपने ग्रासें वगैरह देखे होंगे, तो कई बार क्या होता है कि ऊपरी सतह होती है वहाँ पे छोटी छोटी पत्तियों के ऊपर बूंदे 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 दिखाई देती हैं, तो वही क्या होती है, ओस होती है या ड्यू कहते हैं। ये ठंडी सतह पर छोटी छोटी बूंदों में घनीभूत नमी होती है। तो ये तो आपने काफ़ी बार देखी होगी, अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो उसके अंदर भी गार्डन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है ग्रासेस के ऊपर। अब मैं बात करूँ फ्रोस्ट किसे कहते हैं या पाला किसे कहते हैं। फ्रोस्ट क्या होता है कि कम तापमान के कारण बर्फ का पंख के रूप में मृदा या वनस्पति की सतह पर जमा होना। तो पाला क्या होता है कि कम तापमान के कारण, अगर तापमान आपका वातावरण के अंतर्गत कम हो जाता है ना, और बर्फ का पंख यानी कि बर्फ के भांति ऊपर से उसके ऊपर रूप में मृदा या वनस्पति की सतह पर जमा हो जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। और पाले से बचने के उपाय भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कि धुआं कर सकते हो आप, उसके अंदर H2SO4 का यूज़, गंधक का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू एक बार देख सकते हो। चलिए पाला समझ में आ गया। इसके अलावा मैं बात करूँ कोहरा, फॉग किसे कहते हैं। अलग अलग एरियोसोल का एक पतला बादल बनना, मतलब कि जिसके अंदर अच्छे से विजिबल नहीं होता ना फॉग। आपने कई बार देखा होगा कि धुंध वगैरह कोहरा वगैरह होता है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि उसके अंदर अच्छे से एरियोसोल नहीं हो पाता और एक पतला बादल से बने, ऐसे बादल से बादल दिखते हैं लेकिन आपको एरिया यानी कि दिखेगा नहीं अच्छे से आपको, उसे क्या कहते हैं, अपन फॉग कहते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ मिस्ट या धुंध, धुंध क्या होता है कि एक बहुत ही महीन, ये फोग होगा वो थोड़ा मोटे के अंतर्गत होगा, लेकिन मिस्ट होता है वो इससे भी पतले होते हैं ना, याद रखना इनकी बूंदों का। तो ये एक महीन जो कि 50 से 150 म्यू की बूंदों से बना हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तुषार या मिस्ट या धुंध कहते हैं। अब बात करते हैं वेपर की। तो वेपर तो आई होप आप सभी को पता ही है कि वायुमंडल में जल का गैसीय रूप में बनना ही वाष्प कहलाता है। जैसे कि अगर आपके पास में जल है, अगर मैं बात करूँ कि आपके वर्षा वगैरह होती है, वो भी क्या होती है, समुद्रों से पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और वापस वो क्या होते हैं कि रेन के थ्रू वापस नीचे आ जाते हैं। ये एक साइकिल चलता रहता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि पानी का अगर वेपर रूप के अंतर्गत जा रहा है ऊपर वाष्प के रूप के अंदर, उसे क्या कहते हैं, वेपर या वाष्प कहते हैं। और अगर इसकी बात करूँ तो यह कुल वैश्विक जल का लगभग 0.001% होता है ना, कुल जल का 0.001% होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसी से रिलेटेड, और आता है आपके सामने टेम्परेचर। यह मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर मौसम को काफ़ी हद तक इफेक्टेड करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ कि तापमान का मापन किया जाता है तो उसकी SI होती है, यूनिट होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड, आपकी SI यूनिट होती है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना आपकी, ये याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ सेल्सियस की, तो ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार रीड आउट कर देता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा जाता है कि अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ सेल्सियस की, तो सेल्सियस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस में बदलने का, है ना, अगर अपने को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना है आपको, कि अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट -32/5/9 इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का गलनांक, अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस, जैसे कि आपने डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर देखा था कि 0 डिग्री के ऊपर वो क्या रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या था, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट था। लेकिन फ़ारेनहाइट की मैं बात करूँ तो 32 डिग्री की फ़ारेनहाइट के ऊपर आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की मैं बात करूँ तो वो क्या आता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि आप उबाल बिंदु कहते हो। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और अगर आप मैं बात करूँ कि आपके पास में सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसके अंतर्गत आपने जैसे कि देखा कि फ़ारेनहाइट के अंतर्गत अपन -32 कोष्टक के बाहर अपन 5/9 कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा और इसके अंतर्गत क्या करेंगे, 9/5 कर देंगे। इसके अंदर फ़ारेनहाइट को बदलने के लिए, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 इसको कोष्टक बंद करके +32 कर देंगे। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा बात करें केल्विन की, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि एब्सोल्यूट जो आपकी इकाई होती है तो वो कौन सी होती है, तो वो केल्विन होती है ना। पूर्ण एब्सोल्यूट तापमान केल्विन इकाइयों का मापा जाता है। तो एब्सोल्यूट इकाई डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है कि एब्सोल्यूट यूनिट होती है वो कौन सी होती है, केल्विन होती है। उसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो आपको याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट होती है वो कौन सी आती है, आपकी केल्विन होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसके अंतर्गत जब पदार्थों के अणुओं में कोई गति नहीं होती तो इसे 0 डिग्री केल्विन कहा जाता है। अगर आपके पास में कोई भी अणु वगैरह या पदार्थ वगैरह है तो उसके अंतर्गत अगर कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा तो उसे क्या कहते हैं अपन, 0 डिग्री केल्विन कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ इनके भी जो कि फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कि आपका 273 डिग्री केल्विन। आपके 273 डिग्री केल्विन पे क्या होगा आपका, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं बात करूँ कि बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसके अंदर ही आप जैसे ही 100 ऐड करोगे 273 के अंतर्गत तो आपको 373 डिग्री केल्विन के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंतर्गत आपको याद रखने वाली इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। इसके अंदर जैसे आप याद करोगे कि 273 डिग्री अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसके अंदर 100 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको जितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है उसके अंदर प्लस कर दो आप 273 या 273। अगर उसको जैसे ही ऐड करोगे तो आप केल्विन के अंतर्गत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें कि 5 डिग्री है तो 5 के अंदर 273 जोड़ दो, है ना, तो 278 आ गया। तो ये डिग्री केल्विन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है इससे कि शस्य वेधशाला या एग्रोमीट ऑब्जर्वेटरी होती है उसके अंतर्गत क्या होता है या कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मामीटर होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि थर्मामीटर का काम क्या होता है कि जो कि आपका टेम्परेचर वगैरह होते हैं उनको ज्ञात करने का, और अधिकतम टेम्परेचर होता है वो आप कब ज्ञात करते हो कि दोपहर के 2 बजे के लगभग, है ना। और अगर मिनिमम करना हो तो सुबह 4 बजे के लगभग। अगर इसके अलावा भी अगर मैं इसका डीपली जाना चाहूँ तो इसके अंतर्गत आपके पूछ लिया जाता है कई बार कि जो अल्कोहल होता है उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसके अंदर अल्कोहल यूज़ किया जाता है और मैक्सिमम के अंतर्गत आपका क्या यूज़ किया जाता है, पारा या मरकरी यूज़ किया जाता है, जो कि आप 2 बजे के अंतर्गत आप इसका टेम्परेचर रीड आउट करते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके अंतर्गत और क्या क्या उपकरण होते हैं। गीला एवं शुष्क बल्ब जो थर्मामीटर होता है, जैसे कि स्टेवेंसन स्क्रीन में लगे हुए होते हैं। ये एक पूरी एक स्टेवेंस स्क्रीन होती है कि दोहरी लेयर वाली अलग होती है, डबल वाली और सिंगल वाली अलग होती है। इसके अंतर्गत ये सब कुछ लगे हुए होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि मृदा तापमापी, कि इसके अंतर्गत सॉइल का आपका टेम्परेचर भी इसके अंतर्गत ही इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आपका थर्मोग्राफ हो गया। थर्मोग्राफ के अंतर्गत क्या होता है, कंटिन्यूअसली आपका टेम्परेचर लिया जाता है। ऐसे नहीं कि एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया। इसके अंदर कंटिन्यूअसली अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपन थर्मोग्राफ कहते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइग्रोग्राफ, हाइग्रोग्राफ के अंदर जैसे कि हाइग्रोमीटर होता है वो आपका टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए काम में आता है। तो ह्यूमिडिटी के साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो, हाइग्रोग्राफ के अंतर्गत जो कि आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा ह्यूमिडिटी के अंतर्गत, तो वो कंटिन्यूअसली रीडिंग आएगी, जो कि कंटिन्यूअसली अगर आपको ह्यूमिडिटी बता रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइग्रोग्राफ। तो ये भी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि वायु दिक सूचक यंत्र जिसे कि विंड वैन कहते हैं, तो ये आपका क्या होगा, दिशा शो करेगा कि किस दिशा के अंदर से विंड आ रही है, किस में नहीं आ रही। इसके अलावा मैं बात करूँ कि रेबिन्सन कप या एनीमोमीटर, ये आपकी विंड की स्पीड को शो करेगा। साधारणतः वर्षा मापी, जो कि आपके रेनफॉल कितनी हो रही है वो लगे हुए होते हैं। USWB खुला वाष्पीकरण पात्र होता है। और इसके अलावा कैम्बल स्टोक्स साइन रिकॉर्डर होता है, जिससे कि आपके जो भी आपकी सनराइज वगैरह आ रही है उसको आपको मेज़र करने का काम करता है। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके अंतर्गत आपके मुख्य पॉइंट बन जाते हैं वो ओब्वेस्ट्री के आपके कि इसकी लंबाई कितनी होती है ना। इसकी लंबाई होती है, आपको याद रखना है 55 × 36 मीटर। ये क्वेश्चन आपके शायद WO के अंतर्गत या AO के अंतर्गत पूछा गया है। 55 × 36 मीटर क्या होती है इसकी, आपकी क्या होगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लंबाई चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 55 × 36 मीटर। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसकी जो ऊंचाई होती है, एक तो होता है डबल स्क्रीन वाला, एक होता है आपका सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन। अगर सिंगल स्टीवेशन स्क्रीन है वो आपकी सतह से, मृदा सतह से 4 फीट ऊपर पर रखा जाता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ डबल स्क्रीन वाली होती है, उसको भी अपन क्या रखेंगे, 4 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही अपन सोइल से ऊपर
रखते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो सनशाइन रिकॉर्डर, विंड वेन वगैरह, ये आपके क्या होते हैं, सतह से आपके 10 फीट के ऊपर रखे जाएंगे। जितने भी जैसे सनशाइन विंटर या आपके विंड वेन वगैरह हो गए, ये कितने होंगे, जो सोइल की सतह होती है उससे ऊपर 10 फीट की ऊंचाई पर रखे जाते हैं। ये कई बार डायरेक्ट ही आपको पूछ लिया जाता है। और इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आपका कि पूछा गया है कि डबल स्टीवेंसन स्क्रीन का मुंह है किस दिशा में खुला होता है, किस दिशा में खुला होता है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, वो उत्तर दिशा में है ना, नॉर्थ साइड में। उत्तर दिशा के अंतर्गत जो डबल स्टेनलेस स्क्रीन है उसका मुंह किधर होगा, उत्तर दिशा की ओर खुला हुआ होता है। और अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि डबल स्टीवन स्क्रीन है, जो डबल स्टीवन स्क्रीन का रंग होता है वो कौन सा होता है, सफ़ेद रंग होता है ना, सफ़ेद रंग का होता है, इसका याद रखना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंगल इस ओवेस्ट्री होती है उसकी लंबाई चौड़ी आपने पता है कि 55 × 36 मीटर होती है। लेकिन अगर डबल स्टीनवेशन स्क्रीन है उसकी लंबाई चौड़ाई अगर आप देखोगे और ऊंचाई देखोगे तो 36 × 30 × 40 सेंटीमीटर होती है। डबल स्टीवेशन स्क्रीन कितनी होती है, आपकी जो लंबाई होगी वो 36 होगी और चौड़ाई होगी 30 होगी और ऊंचाई होगी 40 सेंटीमीटर की होती है। इसके अलावा जो आपने अभी देखा कि साधारणतः वर्षा मापी होता है, या जिसे कि अपन रेन गेज कहते हैं ना, रेन गेज, आप ये भी याद रखना कि जो वर्षा मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं, रेन गेज के द्वारा मापते हैं। और जो ये रेन गेज मापने का टाइम होता है, या रेन गेज जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम थर्मामीटर या मैक्सिमम थर्मामीटर की, आप जैसे कि अगर आप टेम्परेचर ज्ञात कर रहे हो तो मिनिमम अपन कब करेंगे, सुबह 4 बजे, और मैक्सिमम ज्ञात करते हैं वो मैक्सिमम आपको शाम को 2 बजे के लगभग अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको रेन गेज करना है या वर्षा मापी अगर रेन गेज का उपयोग करना है तो उसका यूज़ किया जाता है सुबह 8:30 बजे, है ना, 8:30 बजे के लगभग क्या करते हैं अपन, 8:30 बजे AM पे अपन रेन गेज का उपयोग करते हैं ताकि अपने को वर्षा का मापन किया जा सके। अब इसके अलावा आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जो कि अपन ने पहले ही बात कर ली, अधिकतम थर्मामीटर। इसका उपयोग दिन के दौरान प्रातः अधिकतम तापमान मापने के लिए किया जाता है, जिसमें खोखली कांच की नली और पारा भरा हुआ होता है। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि पारा भरा हुआ होता है और अधिकतम तापमान 2 बजे PM पे 2 PM पे अपन क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। न्यूनतम थर्मामीटर होता है, इसका उपयोग सबसे कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और इस बल्ब में एल्कोहल के साथ में ग्लास ट्यूब होती है। तो मैंने बताया था कि मिनिमम के लिए अपन एल्कोहल यूज़ लेते हैं और मैक्सिमम के लिए पारा या मरकरी अपन यूज़ लेते हैं। अगर मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो 2 बजे हो रहा है शाम को PM, और अगर मिनिमम की मैं बात करूँ तो सुबह 4 बजे के अंतर्गत इसकी रीडिंग ली जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आता है आपके मृदा थर्मामीटर। तो यह क्या होता है कि पारा होता है जो थर्मामीटर, जिसके अंतर्गत सिरे पर बैंड होता है और जो कि सोइल का टेम्परेचर होता है वो सोइल का टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। इसके अलावा आपके आते हैं थर्माकपल्स। इनका उपयोग मिट्टी में तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह प्रकार का होता है जिसमें थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो रजिस्टेंट इसके अंतर्गत क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।